हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अकाउंट क्लास में स्वागत है। तो आज हम न्यूमेरिकल पार्ट्स में इंटर करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सवाल सॉल्व करते समय पता होना चाहिए कि ये इनका अर्थ क्या होता है, ये चीजें क्या करती हैं और ये सवाल को सॉल्व करने में किस तरह यूजफुल होती हैं। ठीक, और इनका प्रयोग आपके सवाल में बार बार किया जाता है। तो कुछ टॉपिक्स की हम बात करेंगे, जैसे आपकी कैपिटल क्या कहलाती है, कैश का क्या कहलाता है, गुड्स क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, डेप्टर्स क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, और भी आपके कई टॉपिक्स हैं। तो इनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले है हमारा क्या, कैपिटल। तो हमको समझना है कि कैपिटल होती क्या है। ठीक, तो देखिए, जब भी किसी भी व्यवसाय को शुरुआत किया जाता है, यानी प्रारंभ किया जाता है व्यवसाय का, तो जो व्यवसाय का स्वामी होता है उसके द्वारा पूंजी लाई जाती है। ठीक है, व्यवसाय को चलाने के लिए भाई धन की जरूरत होती है, तो वो धन लाया जाता है। अब देखिए, ये पूंजी किस तरह से हो सकती है। तो व्यवसाय का स्वामी कहने का मतलब, व्यवसाय का स्वामी किन किन चीजों को लाएगा तो वो आपकी पूंजी हो सकती है। तो देखिए, एक आपका हो गया रोकड़। रोकड़ को क्या बोलते हैं, कैश बोलते हैं। ठीक, दूसरा आपका हो गया माल। माल को हम लोग गुड्स बोलते हैं। और तीसरा आप बोल सकते हैं संपत्ति। क्या बोल सकते हैं, संपत्ति। संपत्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स बोलते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब पूंजी कितने रूपों में लाई जा सकती है, रोकड़ के रूप में, ये भी आपकी पूंजी कहलाएगी व्यवसाय के आरंभ के समय में, माल के रूप में और संपत्ति के रूप में। तो ये तीनों चीजें व्यवसाय के स्वामी के द्वारा लाई जाती हैं व्यवसाय को आरंभ करने के समय। ठीक, तो पूंजी किन किन चीजों से मिलकर बनती है, रोकड़, माल, संपत्ति। एक लाइन में अगर बात करें कि पूंजी क्या कहलाती है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय का आरंभ करने के लिए व्यवसाय के स्वामी द्वारा जो धन लगाया जाता है वो क्या कहलाएगी, पूंजी कहलाएगी। ठीक, अब देखिए, पूंजी की बात करते समय तीन चीजें निकलकर सामने आई, रोकड़, माल, संपत्ति। तो इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, रोकड़ के नाम से ही स्पष्ट है, सभी लोगों को पता चला होगा कि रोकड़ क्या कहते हैं। तो कैश। ठीक, आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि नकद मुद्रा। क्या बोल सकते हैं, नकद मुद्रा, मतलब नगद रुपया आपका क्या कहलाएगा, रोकड़ कहलाएगा। ठीक, अब देखते हैं माल क्या कहलाता है। तो देखिए, मान लीजिए जो व्यवसाय का स्वामी है वो किसका व्यवसाय करना चाह रहा, फॉर एग्जांपल कपड़े का व्यापार वो करेगा। ठीक, अब वो कपड़े का व्यापार करेगा, तो जब कपड़े का व्यापार करेगा तो व्यापार में क्या करता है, कपड़े का विक्रय करेगा, उसका उत्पादन करेगा और उत्पादन के पश्चात क्या करेगा, उसकी सेलिंग या विक्रय करेगा। ठीक, तो जो उत्पादित वस्तु उसके पास है, ठीक, जो उत्पादित वस्तु उसके पास है वो उसका क्या कहलाएगी, गुड्स कहलाएगी। ठीक, या कि मान लीजिए कपड़े को बनाने के लिए कुछ मटेरियल की जरूरत होती है, तो उस मटेरियल को वो खरीदता है कहीं से, तो वो खरीदा गया मटेरियल भी उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं संपत्ति की कि संपत्ति क्या होती है। तो देखिए, संपत्ति जैसे व्यवसाय में क्या हो सकती है, जैसे मान लीजिए कपड़े का उत्पादन करना है तो व्यवसाय में मशीनरी का रोल अहम होगा, मशीनरी होंगी तो वो आपकी क्या कहलाएंगी, संपत्ति कहलाएंगी। फिर कोई ना कोई भवन होगा, ये मतलब व्यवसाय का संचालन किसी भवन में किया जाएगा, तो भवन आपकी क्या कहलाएगी, संपत्ति कहलाएगी। कंप्यूटर होगा अगर, तो वो संपत्ति कहलाएगी। टाइपराइटर होगा वो संपत्ति कहलाएगी।
तो मतलब जिन चीजों से व्यवसाय को लाभ अर्जित होता है तो वो आपकी किस क्या कहलाएंगी? संपत्ति कहलाएंगी। ठीक है, तो ये तो तीनों की बात हुई। अब देखिए अगला हमारा टॉपिक है बट्टा। हम ये पता करेंगे कि डिस्काउंट क्या कहलाता है। बट्टे को हम डिस्काउंट के रूप में जानते हैं। इसके दो और नाम हैं, इसको बट्टा बोलते हैं, छूट बोलते हैं। बट्टा, छूट, कटौती, इसके तीन नाम। और इंग्लिश लैंग्वेज में आप क्या बोलते हैं? इसको डिस्काउंट बोलते हैं। वैसे इन शब्द से सभी परिचित होंगे, लेकिन फिर भी आपके अकाउंट सब्जेक्ट में इनका अहम रोल होता है, तो इसकी हम चर्चा करेंगे कि ये क्या कहलाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी वस्तु का सेल कर रहे हैं, किसी वस्तु को बेच रहे हैं, तो मान लीजिए आपके उस वस्तु की प्राइस कितनी है? 100 रुपए। ठीक, ये जो बट्टा दिया जाता है ये प्रतिशत के रूप में दिया जाता है। तो मान लीजिए ये आपकी एमआरपी है, आपके वस्तु की क्या है? एमआरपी है। ठीक भाई, कोई भी इंसान अपनी वस्तु को कॉस्ट प्राइस में तो बेचेगा नहीं कि वो जितना धन लगाएगा उसके उत्पादन के लिए उतने में ही बेच देगा। भाई व्यवसाय का एम क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। तो वो क्या करेगा? जो उसका अंकित मूल्य है, तो मान लेते हैं कि 100 रुपए है, अब वो किसी को बेच रहा है 5% डिस्काउंट के बेस पे। ठीक, तो अगर 5% उसको डिस्काउंट मिला है तो आप किस प्रकार इसको पता करेंगे कि उस व्यक्ति ने कितने रुपए का सामान, मतलब उस सामान को कितने रुपए में बेचा, या कि ऐसा बोल सकते हैं कि कितने रुपए की छूट दी, क्योंकि उसने तो 5% छूट दिया। ये रुपया नहीं है, ये प्रतिशत है। 5% छूट दिया है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो देखिए आपके लिए एक फॉर्मूला होता है, कुल अंकित मूल्य गुणे बट्टे की दर बटे 100। इस फॉर्मूले के बेस पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है? 100 रुपए है। प्रतिशत क्या है? बट्टे की दर 5 है, और ये 100 यहां पे आया। तो देखिए बहुत आसान है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 5 बचा। मतलब आपको कितने रुपए की छूट मिली? 5 रुपए की। और आपने मान लीजिए आप सामान बेच रहे थे 100 रुपए का, 5 रुपए छूट दे रहे थे, तो आप कितने रुपए में उस सामान को बेचेंगे? भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 5 रुपए की हमने छूट दी, तो हम बेच कितने में रहे हैं? 95 रुपीज में। तो ये इस तरह आपका क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। अब देखिए इसके 2 टाइप होते हैं। जो आपका डिस्काउंट होता है इसके 2 टाइप होते हैं। तो पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ध्यान से समझिएगा, और ये सारी चीजें आपके बुक में दी गई हैं, तो सेल्फ से भी पढ़ते रहिए। क्या है कि आपके न्यूमेरिकल पार्ट्स में इनका बहुत ये यूजफुल है। तो देखिए डिस्काउंट कितने तरह के हो सकते हैं। एक आपका होता है व्यापारिक छूट, और दूसरा हो गया आपका नकद छूट। दोनों को हम देखते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ये आपका कहलाएगा कैश डिस्काउंट, और ये आपका कहलाएगा ट्रेड डिस्काउंट। ठीक, अब देखिए व्यापारिक छूट क्या होती है, नकद छूट क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे व्यापारिक छूट कब दी जाती है, क्या होती है। तो देखिए वस्तु के विक्रेता द्वारा, या कि जो भी माल का विक्रय कर रहा है, वो क्या करता है? अपने उपभोक्ताओं को व्यापारिक छूट किस चीज के लिए देता है?
कि अधिक से अधिक आप यानी कस्टमर्स उसके वस्तुओं को परचेस करें, खरीदें। ठीक, तो अपने वस्तुओं के अधिक विक्रय हेतु व्यापारिक छूट दी जाती है। ठीक, और इस तरह के विक्रय में हमेशा क्या होता है, उधार विक्रय किया जाता है। कैसा विक्रय? उधार विक्रय। ठीक, आप देखिए, बात करेंगे नकद छूट की, तो इसका नाम ही है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट से आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये नकद लेन देन में छूट दी जाती है। अब ये छूट क्यों दी जाती है, किस लिए दी जाती है, इसको ध्यान से सुनेंगे। तो मान लीजिए किसी वस्तु को आप सेल कर रहे हैं, जिस भी कस्टमर को आपने सेल किया उसको आपने क्या बोला कि हम आपको 1 महीने के लिए उधार इस वस्तु को बेच रहे हैं। मतलब आप जिस वस्तु को बेच रहे हैं तो कितने महीने के लिए? केवल 1 महीने के लिए, उससे ज्यादा के लिए नहीं। ठीक, आपने उसको क्राइटेरिया टाइम लिमिट दी है 1 मंथ। अब क्या हुआ, आपका जो कस्टमर है तो वो 1 महीने से पहले क्या किया, 1 महीने से पहले आपको उसने खरीदी हुई वस्तु का क्या किया, भुगतान कर दिया। मान लीजिए आपने उस वस्तु को उसको 1 महीने के लिए 100 रुपए की कोई वस्तु बेची थी, तो उसने आपको 100 रुपए शीघ्र भुगतान, मतलब उस अवधि से पहले भुगतान कर दिया। तो आप क्या करेंगे, शीघ्र भुगतान हेतु या कि अवधि से पहले भुगतान हेतु उसको क्या करेंगे, कुछ छूट देंगे। ठीक, ये छूट इसलिए दी जाती है जिससे जो हमारा कस्टमर है वो शीघ्र भुगतान करे। मतलब जिस वस्तु को खरीद रहा है उसको उसके बदले में जो भी उसकी कीमत है उसका भुगतान हमको शीघ्र कर दे। तो मान लीजिए आपने 100 रुपए में उस वस्तु को विक्रय किया था और आपको उसने अवधि के पहले, निश्चित अवधि से पहले भुगतान कर दिया, तो आप उसको क्या करेंगे, 2 रुपए का डिस्काउंट दे देंगे। कितने रुपए का? 2 रुपए का। तो अब आप उससे कितने रुपए लेंगे, 98 रुपए। ये 2 रुपए उसका डिस्काउंट कहला जाएगा और ये 98 रुपए आपकी क्या कहला जाएगी, सेलिंग प्राइस कहला जाएगी। ठीक, तो इस तरह तो डिस्काउंट होता है। अब देखते हैं, बात करते हैं, एक है आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस समझते हैं क्या होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस होती क्या है। तो देखिए, बात करेंगे आज कॉस्ट प्राइस की। अब कॉस्ट प्राइस को आप क्या बोल सकते हैं, लागत मूल्य बोल सकते हैं। तो देखिए, आप अगर किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि हमने उस वस्तु के उत्पादन में जितने रुपए खर्च किए हैं उससे थोड़े ज्यादा रुपए में उसको बेचें। तो देखिए, अगर आप किसी वस्तु का मान लीजिए उत्पादन कर रहे हैं तो आपने उस वस्तु के उत्पादन में फॉर एग्जांपल 10 रुपए खर्च किए। कितने रुपए? 10 रुपए। ये 10 रुपए आपने खुद से उस वस्तु को विक्रय हेतु तैयार करने में जितना भी धन लगाया वो कितना है, 10 रुपए। मतलब इतना धन लगाने के बाद उस वस्तु को क्या करेंगे, वो वस्तु विक्रय हेतु तैयार हो गई है। मतलब अब उसको किसी भी कस्टमर को दिया जा सकता है। तो आप अगर ये बताइए, आप अगर 10 रुपए उस वस्तु को बनाने में या कि उत्पादन करने में खर्च कर रहे हैं, तो क्या आप इसको 10 रुपए में ही बेच देंगे? नहीं बेचेंगे ना। आप चाहेंगे कि हमको कुछ प्रॉफिट हो। तो मान लीजिए आप उसको 2 रुपए उसकी कीमत बढ़ा के बेचेंगे, तो आप उसको कितने में बेचेंगे, 12 रुपए में। ठीक, तो देखिए, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपकी सेलिंग प्राइस कहलाएगी, विक्रय मूल्य। और ये जो आपको उस वस्तु को उत्पादन करने और विक्रय तक पहुंचाने में कितने रुपए खर्च हुए, 10 रुपए, तो ये आपकी क्या कहलाएगी,
कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे कि लेनदार क्या होते हैं। लेनदार क्या होते हैं? लेनदार को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। लेनदार ये हमारे क्या कहलाते हैं? क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए आप किसी व्यवसाय को संचालित कर रहे हैं, तो ये तो जरूरी नहीं है कि आपको कभी भी व्यवसाय के लिए धन की कमी ना महसूस हो। तो अगर मान लीजिए आपको व्यवसाय को चलाने के लिए और ज्यादा धन की जरूरत है, तब आप क्या करेंगे? अगर आपको धन की कमी पड़ रही है या कि व्यवसाय को संचालित करने के लिए और अधिक धन की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे? किसी व्यक्ति अथवा संस्था से कुछ ऋण लेंगे, मतलब उधार लेंगे। ठीक, अब देखिए उधार आप लेंगे अगर, तो आप का ये हुआ क्या? दायित्व हुआ। लेकिन अभी हमको केवल ये समझना है कि हमारे लेनदार क्या होते हैं। तो आप जिस व्यक्ति या संस्था से ऋण ले रहे हैं, या कि उधार रुपए ले रहे हैं, या कि उधार माल ले रहे हैं, तो जो आपको ऋण देगा वो आपका क्या कहलाएगा? लेनदार कहलाएगा। और आप उसके क्या कहलाएंगे? आप देनदार कहलाएंगे, क्योंकि उसने ऋण किसको दिया है? आपको दिया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए कि ऋण प्रदान करने वाला, मतलब जो आपको ऋण देगा वो लेनदार कहलाएगा, और आप उसके मतलब ऋण लेने वाला उसका क्या कहलाएगा? देनदार कहलाएगा। ठीक, तो ये हुआ आपका लेनदार और देनदार। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ा। अब आप लोग कुछ और टॉपिक्स देखते रहिए, जो भी आपके सवाल में आप लोग, जैसे आज फर्स्ट सवाल जो आपका 2.1 का है, उसको थोड़ा सा एनालिसिस करिए, सॉल्व करने की एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करिए, और जो उसमें मान लीजिए आपको और एक्स्ट्रा कोई वर्ड्स मिले और आपको उसमें समस्या हो, तो आप पीछे थ्योरी पार्ट्स में उसको ढूंढिए, पढ़िए और ध्यान से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2.1 का पहला न्यूमेरिकल यानी आपको सवाल सॉल्व करने को मिलेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।